हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नेविगेशन सैटेलाइट्स एंड नाविक, जिसे IRNSS भी कहा जाता है, नौवहन उपग्रह व नाविक। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नेविगेशन सैटेलाइट या नौवहन उपग्रह किन्हें कहते हैं। देखो, नेविगेशन सैटेलाइट क्या होते हैं या सैटेलाइट नेविगेशन क्या होता है, इसे शॉर्ट में सैटनेव भी कहा जाता है। सैट और नेव। सैटनेव क्या है? तो सैटनेव एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सैटेलाइट्स का उपयोग करके किसी भी सब्जेक्ट की जियो स्पेशियल लोकेशन यानी कि भू स्थानिक अवस्थिति का पता लगाया जाता है। क्या है नौवहन उपग्रह या सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? क्या है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सैटेलाइट्स या उपग्रहों का उपयोग करके किसी सब्जेक्ट की, किसी वस्तु की भू स्थानिक अवस्थिति यानी कि जियो स्पेशियल लोकेशन का पता लगाया जाता है। भू स्थानिक अवस्थिति से क्या तात्पर्य है कि पृथ्वी पर, ये हमारी भूमि है, भू है, ठीक है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, स्पेस है, इसमें अगर कहीं पर भी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी लोकेशन पता लगाना। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? जियो स्पेशियल लोकेशन, भू स्थानिक अवस्थिति। चलिए, उसके बाद में जो ये सैटनेव प्रणाली है, इसके द्वारा क्या क्या चीजें पता लगाई जा सकती है? तो सैटनेव प्रणाली द्वारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, किसी भी वस्तु के अक्षांश, देशांतर और उसकी ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है। और इससे क्या होता है? इससे उसकी सटीक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में मिनिमम 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी सब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए। ठीक है, कैसे उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसको पहले अपन समझते हैं, उसके बाद में इसको ब्रीफली इस डायग्राम को देखेंगे। देखो, एक्चुअली आपको ये समझना होगा कि नेविगेशन जो सैटेलाइट्स हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। देखो, सैटेलाइट के पास में जब कोई सिग्नल पहुंचता है, ठीक है, तो सैटेलाइट को उसकी डायरेक्शन का अंदाजा बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं होता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर ये भाई साहब खड़े, ठीक है, और इनकी लोकेशन का पता लगाना है। तो इनके डिवाइस से जब सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल पहुंचेगा सैटेलाइट के पास, और जब यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ठीक है, इस सैटेलाइट के पास में ये सिग्नल पहुंचा, तो इस सैटेलाइट को एग्जैक्ट इसकी लोकेशन नहीं पता चलेगी। उसे क्या पता चलेगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, वो डिस्टेंस कौन सी हुई? तो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के ऊपर वो डिवाइस है या वो वस्तु है जिसका पता लगाना है, तो वो इस डिस्टेंस पर है। अब वो किस एंगल पर है ये उसे नहीं पता चलेगा, वो इस सर्कल पर कहीं पर भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप चीज को? इस सैटेलाइट को ये नहीं पता चलेगा कि वो सिग्नल इस एंगल पर इतनी दूरी से आ रहा है, उसे इतना पता चलेगा कि ये इतनी दूरी से आ रहा है ये सिग्नल। ठीक है, एग्जैक्ट उसके एंगल का पता उसको नहीं चलेगा। तो हमें एक सैटेलाइट से क्या पता चला? तो बस ये पता चला कि साहब वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट इस सर्कल के ऊपर कहीं अवस्थित हो सकता है। तो उसके बाद में दूसरा सैटेलाइट देखते हैं अपन कि चलिए, ये यहाँ पर दूसरा सैटेलाइट था जिसका उपयोग किया, तो इस सैटेलाइट को भी इसी प्रकार से पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं इस सर्कल पर होगा। ठीक है, तो अब आपको एक चीज पता चलेगी कि या तो वो ऑब्जेक्ट इस जगह पर है या फिर वो ऑब्जेक्ट इस जगह पर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्कल जहां कट कर रहे हैं आपस में वही हो सकता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहां पर है? इस सर्कल पर भी है और इस सर्कल पर भी है, और वो दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ दो ही पोजीशन है। अब भी आपको उस वस्तु की या उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चली है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक तीसरे सैटेलाइट की। ठीक है, आपने यूज किया एक तीसरा सैटेलाइट, ये रहा तीसरा सैटेलाइट। अब इससे आपको पता चलेगा कि ये जो वस्तु है ये इतनी इतनी दूरी पर है इस सैटेलाइट से। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये जो 3 सर्कल हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में सिर्फ और सिर्फ इस बिंदु पर आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इससे आपको इस वस्तु की, उस डिवाइस की या उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। ठीक है, आपको पता चल गया कि वो वस्तु एग्जैक्टली है कहाँ पर। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी रह गई। ठीक है, ये आपको पता चली है उसकी लोकेशन 2 डायमेंशनली। ठीक है, आपको अभी भी उसकी एल्टीट्यूड या हाइट का नहीं पता है कि वो वस्तु कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है ना, जैसे सपोज करें कि कोई 3 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, मैं उसके 2nd फ्लोर पर खड़ा हूं और कोई व्यक्ति जो है उसके ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा है। ठीक है, हम दोनों मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस से सिग्नल गया, तो जब तीनों इन सैटेलाइट द्वारा लोकेशन पता चलेगी तो हम दोनों की लोकेशन क्या होगी? सेम आएगी।
हम दोनों की लोकेशन, अगर सिर्फ 3 सैटेलाइट आप यूज करोगे तो दोनों की लोकेशन सेम आएगी, पर क्या हम सेम जगह पर हैं, क्या हमारी अवस्थिति बिल्कुल सेम है? नहीं, मैं सेकंड फ्लोर पर हूं, वहीं पर वो जो दूसरा व्यक्ति है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। तो आपको एल्टीट्यूड या हाइट का पता लगाने के लिए एक चौथे सैटेलाइट की जरूरत और पड़ती है। समझ गए चीज को? तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन की, उसके अक्षांश, देशांतर और उसकी ऊंचाई, इन तीनों का पता लगाने के लिए आपको मिनिमम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखना आप कि ये कोई गाड़ी है या आप कह सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर है, आपको इसकी लोकेशन पता करनी है। इस सैटेलाइट से पता चलेगा आपको कि वो ऑब्जेक्ट इस सर्कल पर, यानी कि इस सैटेलाइट से इतनी दूरी पर से सिग्नल आ रहा है। ठीक है, फिर इस सैटेलाइट की अगर बात करोगे तो इस सैटेलाइट को पता चलेगा कि इतनी दूरी से कहीं से सिग्नल आ रहा है। ठीक है, फिर तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक तो ये या फिर ये। अब आप लेकर के आए तीसरा आपका सैटेलाइट। जैसे ही आप तीसरा सैटेलाइट लेकर के आओगे आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी, क्योंकि और कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये तीनों सर्कल आपस में कट कर रहे हैं। और जैसे ही आप चौथा सैटेलाइट लेकर के आओगे आपको उसका एल्टीट्यूड या हाइट का भी पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको न्यूनतम 4 उपग्रहों की आवश्यकता होती है किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखें एक और पॉइंट है कि पूरी पृथ्वी पर अगर आपको नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, पूरी पृथ्वी पर अगर आपको नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है तो आपको न्यूनतम या मिनिमम 24 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। न्यूनतम 24 नेविगेशन सैटेलाइट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। समझ गए चीज को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा नेविगेशन सिस्टम होता है, ठीक है, सेटनैव जो है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इसका स्पेस सेगमेंट। ठीक है, स्पेस सेगमेंट का मतलब क्या है? आप इसके नाम से समझोगे कि एक ऐसा सेगमेंट या एक ऐसा हिस्सा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का या सेटनैव का एक ऐसा हिस्सा जो स्पेस से लेना देना रखता है, अंतरिक्ष से लेना देना रखता है। दूसरा एक सेगमेंट होता है इसका जो है कंट्रोल सेगमेंट, जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, और कितना क्या सिग्नल देना है, क्या उसको कमांड देनी है सैटेलाइट को, और उससे जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को कितना आगे यूजर तक प्रोवाइड करवाना है, किस मात्रा में प्रोवाइड करवाना है, कितनी सटीकता के साथ प्रोवाइड करवाना है। तो उसे कंट्रोल करने वाला कौन होता है? बीच में कंट्रोल सेगमेंट। आगे हम समझेंगे इसको पूरी तरीके से। और तीसरा जो है वो है यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट कौन हो गया? जो हम अल्टीमेटली जो उस सिग्नल को या सैटेलाइट नेविगेशन की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, नौवहन प्रणाली की जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनका उपयोग करता है वो यूजर, उपभोक्ता। ठीक है, तो एक तो सेगमेंट हो गया स्पेस वाला, ये किसे कंसिस्ट करेगा? ये करेगा सैटेलाइट और को। ठीक है, कि जो नौवहन प्रणाली के जो सैटेलाइट्स हैं उनको। दूसरा कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट ग्राउंड लेवल पर कोई ऑफिसेस होते हैं या कोई बेस होते हैं जहां से सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है, उसे कमांड दी जाती है, और साथ ही साथ में यूजर को कितनी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए, क्या डेटा प्रोवाइड करवाया जाए, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके बाद में और पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज भी करता है, मॉनिटर भी करता है। और तीसरा है आपका यूजर सेगमेंट जो उपभोक्ता के एंड पर होता है। आगे इसको समझेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो 2 प्रकार की सर्विसेज, 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, कि नौवहन प्रणाली द्वारा 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकती है। कौन कौन सी? सबसे पहली है स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस। इस नाम को समझना, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस। हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है, कि पिछले लेक्चर्स के अंदर कि स्टैंडर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है। याद है पीएसएलवी के अंदर हमने 3 प्रकार पढ़े थे, एक था कोर अलोन, एक था आपका स्टैंडर्ड, और उसके बाद में पीएसएलवी एक्सेल। ठीक है, तो वहां पर स्टैंडर्ड बताते समय मैंने आपको बताया था, हम अमूमन स्टैंडर्ड का मतलब ये ले लेते हैं कि हाई स्टैंडर्ड या कोई बड़ी चीज, ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक सामान्य चीज जो बहुत ही कॉमन है, सामान्य चीज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस से तात्पर्य है एक सामान्य ऐसी सेवा जो सभी व्यक्तियों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो नाम अपने आप में बता रहा है, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस जो है वो आम जनता को उपलब्ध करवाई जाती है, फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, फिर दूसरी प्रकार की सेवा कौन सी होती है? तो वो होती है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित। ठीक है, या सीमित कह सकते हो आप इसको। तो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो है नाम अपने आप में बता रहा है कि ऐसी सेवा जो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। ठीक है, या जो हर व्यक्ति को पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, कुछ सीमित लोगों को ही वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। और ये किसे
पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती है? तो ये आर्म फोर्सेस को, या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, खुफिया जो संस्थाएं हैं उन्हें, या फिर कुछ महत्वपूर्ण जो सरकारी कार्यालय होते हैं या विभाग होते हैं, सिर्फ उन्हें ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है देखो, सटीकता का, ठीक है, और लाइव फीड का। लाइव फीड से तात्पर्य है कि बिल्कुल अभी जो घटना हो रही है आप उसको तुरंत प्रभाव से देख सको, ठीक है। तो ये सर्विस जो है ये आम उपभोक्ता को या आम नागरिकों को प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, ठीक है। और दूसरी जो है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये बहुत ही हाईली प्रिसाइज होती है। आप ये कह सकते हो कि 3 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक की प्रिसीजन होती है आपकी, यानी कि आप इतनी ऊंचाई से सैटेलाइट से 3 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक की प्रिसीजन की चीजें जो है या ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें फॉलो कर सकते हो, उन्हें मॉनिटर कर सकते हो। और साथ ही साथ में इसमें लाइव फीड, ठीक है, कि आप जो ऑब्जेक्ट या जो इवेंट वहां पर हो रहा है आप उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हो। ये चीज आपने देखी होगी गूगल अर्थ जो हम देखते हैं उसके अंदर, ठीक है। गूगल अर्थ अगर आपने कभी यूज किया है तो वो जो आम नागरिकों के लिए है। और ये जो है ये आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि जब आर्म फोर्सेस या खुफिया जो एजेंसियां हैं वो कोई लाइव ऑपरेशन कंडक्ट कर रही होती हैं तो उस वक्त उनको लाइव फीड मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे उरी मूवी है वो आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की सर्विसेज जो हैं वो सैटेलाइट नेविगेशन द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। चलिए अब जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम समझते हैं। देखो सैटेलाइट नेविगेशन जो है इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका स्पेस सेगमेंट, ठीक है, एक है स्पेस सेगमेंट, दूसरा है आपका कंट्रोल सेगमेंट, और तीसरा है आपका यूजर सेगमेंट, ठीक है। यहां से डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा स्पेस सेगमेंट किसको कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो जीपीएस सैटेलाइट कह सकते हो आप, या जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जिनको सामान्यतः हम मिड अर्थ ऑर्बिट के अंदर मध्य भूकक्षा में प्रक्षेपित करते हैं, सामान्यतः वो, ठीक है। और उसके बाद में कंट्रोल सेगमेंट, तो ये ग्राउंड पर पृथ्वी पर कुछ बेस बने हुए होते हैं, बेस स्टेशंस बने हुए होते हैं जहां से सैटेलाइट्स द्वारा जो डेटा मिलता है वो भी प्राप्त किया जाता है और सैटेलाइट को पर्टिकुलरली कुछ कमांड्स दी जाती हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो ये है कंट्रोल सेगमेंट जो सैटेलाइट्स को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में यूजर को क्या फीड मिलेगी, उसे कितना डेटा कितनी सटीकता के साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये कंट्रोल सेगमेंट डिसाइड करता है। आगे ये और चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। और यूजर कौन है? तो यूजर वो है जो इन सर्विसेज या सेवाओं का फायदा उठाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आम व्यक्ति हो सकता है, वो हमारे मोबाइल के अंदर होती है, ठीक है, जीपीएस, या मैप्स होते हैं, उबर होता है, ओला होता है, ये सारे के सारे मैप को यूज करते हैं, ठीक है। कोई फेरी जो है, जलयान की बात कर सकते हो आप, उन्हें जरूरत पड़ती है। हमारे जो वायुयान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है इन सब की, ठीक है। तो ये क्या है? ये यूजर है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है कि विश्व के कुछ प्रमुख जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में विश्व में 5 ये प्रमुख नौवहन प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमनली जो हम सब जानते हैं, जिसका नाम हम सब ने सुना होता है, वो है जीपीएस, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये किसका है? ये किसकी नौवहन प्रणाली है? तो ये यूएसए की, अमेरिका की नौवहन प्रणाली है, अमेरिका ने डेवलप की है, ठीक है। आगे इसके बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दूसरी जो है ये है ग्लोनास, ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये किसका है? किसकी नौवहन प्रणाली है? तो ये रशिया की, रूस की है। उसके बाद में गैलीलियो, गैलीलियो किसकी है? यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। गैलीलियो यूरोप के एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद में चौथा है बेदू। बेदू किसका है? बेदू चाइना की नौवहन प्रणाली है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में आता है नाविक या फिर IRNSS। ये किसकी नौवहन प्रणाली है? तो ये इंडिया की नौवहन प्रणाली है, ठीक है। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीएस की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस क्या है? देखो जीपीएस बहुत कॉमन नेम है जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं। हम एक्चुअली जीपीएस जो है वो कोलगेट की तरह हो गया है कि जैसे गांव के अंदर क्या होता है कि अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो दुकान पर जाकर के आदमी क्या कहता है, सीधा सीधा बोलता है कोलगेट देना, ठीक है। या फिर बोलता है हाँ, अगर उसको डिटर्जेंट पाउडर चाहिए तो वो जाकर के बोलता है सर्फ देना। जबकि है क्या? कोलगेट एक कंपनी है, सर्फ क्या है? तो सर्फ एक कंपनी है।
वो डिटर्जेंट पाउडर बनाती है, लेकिन वो इतनी कॉमन हो गई है कि अब उनका नाम ही वो ही चल पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस चीज को समझना कि हम जो नॉर्मली जीपीएस बोलते हैं वो जीपीएस एक्चुअली यूएसए की नौवहन प्रणाली है। वो अपने आप में क्या है, वो एक नौवहन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए, ये नेविगेशन सिस्टम किसका है, तो ये यूएसए द्वारा डेवलप किया गया है जीपीएस। उसके बाद इसको और क्या कहते हैं, तो इसे नेवस्टार भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज नेवस्टार। नेवस्टार बोले तो नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग, ऐसा नेविगेशन सिस्टम जिसके अंदर सैटेलाइट के द्वारा रेंजिंग या किसी चीज को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर ये जो जीपीएस है, अपन ने बात करी थी कि नौवहन प्रणाली जो है उसके 3 मुख्य अवयव होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा था, एक था आपका स्पेस सेगमेंट, दूसरा था कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा था यूजर सेगमेंट। मैंने आपको बोला था कि कंट्रोल सेगमेंट आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो, ये जो जीपीएस है इसका कंट्रोल सेगमेंट कौन सा हो गया, तो वो आपका है यूएस एयरफोर्स। यानी कि जीपीएस को कंट्रोल कौन करता है, वो करती है यूएस एयरफोर्स। इस चीज को समझना, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ और आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम हमारे मोबाइल के अंदर जीपीएस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं या इस विश्व के अंदर कोई भी यदि जीपीएस सेवाओं का उपयोग कर रहा है, जीपीएस सर्विसेज को यूज कर रहा है, तो एक्चुअली उसका फीड उसको मिल कहाँ से रहा है, उसे कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो यूएस एयरफोर्स द्वारा किया जा रहा है। भले ही इंडिया की मिलिट्री कर रही है, भले ही वो किसी भी देश की मिलिट्री कर रही है, जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तो उसको एक टारगेट दिया जाता है। टारगेट अगर जीपीएस के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से लॉक किया गया है, तो सैटेलाइट के लिए अगर आपने जीपीएस का यूज किया है, समझ रहे हो चीज को, तो वो एक्चुअली आपको टारगेट कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, या कहाँ से आ रही है वो सर्विस, तो कहीं ना कहीं वो जो सर्विस है वो यूएस एयरफोर्स के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। ये पॉइंट ध्यान रखना, आगे वापस काम आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में ये जो जीपीएस प्रणाली है इसका पहला सैटेलाइट 1978 के अंदर लॉन्च किया गया। 1978 में जीपीएस का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और 1995 के अंदर ये जो सिस्टम है ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था, पूरी तरीके से काम करने लग गया था। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ, फुल्ली ऑपरेशनल का क्या मतलब हुआ, याद करो पहली स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि अगर पूरे विश्व के अंदर या पूरी धरती के ऊपर आपको नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है तो आपको मिनिमम कितने सैटेलाइट चाहिए, 24 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, 24 सैटेलाइट की, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए ने जीपीएस प्रणाली का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया 1978 के अंदर और उसके बाद में कंटिन्यूसली वो उसके सैटेलाइट्स को लॉन्च करता गया और 24वां सैटेलाइट उसने लॉन्च किया 1995 में। तो उस 1995 में जाकर के क्या हो गया, इसकी जो नौवहन प्रणाली है वो कंप्लीट हो गई। अब जीपीएस द्वारा 1995 के अंदर पूरे विश्व के अंदर नेविगेशन सिस्टम या नेविगेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती थी, ठीक है। फिर वर्तमान में कितने हैं इसके अंदर सैटेलाइट, तो वर्तमान में इसके अंदर 32 सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। देखो, आपको मिनिमम चाहिए 24, अगर उससे ज्यादा है तो आप उसको अलग अलग तरीके से आपके मल्टीपर्पजली आप उसको यूज कर सकते हो। पर्टिकुलरली अगर आपको किसी जगह पर फोकस करना है या किसी और पर्पज के लिए काम में लेना है तो आप उनको ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास में क्या है, स्पायर के अंदर या एक्सेस के अंदर आपके पास में नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो जीपीएस प्रणाली के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मिड अर्थ ऑर्बिट के अंदर मध्य भूकक्षा के अंदर लॉन्च किए गए हैं। मध्य भूकक्षा में लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्हें लॉन्च किया गया है। याद करना, मैंने जब आपको पढ़ाया था मध्य भूकक्षा तो उस वक्त अपन ने बात करी थी कि मध्य भूकक्षा या मिड अर्थ ऑर्बिट के अंदर सामान्यतः नेविगेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। याद आ रहा है, सामान्यतः, कोई जरूरी नहीं है। और वहां पे मैंने अपवाद भी बताया था जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीपीएस के सैटेलाइट्स जो हैं वर्तमान में 32 हैं और कहां पर लॉन्च किए गए हैं, वो सारे के सारे मिड अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किए गए हैं। चलिए, तो ये बात थी जीपीएस की। जीपीएस किसका है, ध्यान रखना इस चीज को, जीपीएस यूएसए का है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब जीपीएस के बाद में देखो, ग्लोनास रशिया का है, ठीक है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है और उसके बाद में आता है बेदू। बेदू के बारे में दो बात करते हैं अपन, क्योंकि वो चाइना का है। चाइना के साथ हमारी टेंशन थोड़ी सी अभी बढ़ी हुई है और हमेशा से ही थोड़ा सा उसके साथ खट्टा मीठा रिश्ता रहेगा और वैसा कहा सीधा सीधा कहा जाए तो थोड़ा खट्टा रिश्ता हमेशा रहेगा, ठीक है। इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। बेदू जो है ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चाइना जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था, इसने शुरुआत से ही अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना या डेवलप करना शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था, आगे हम देखेंगे इस चीज को कि क्यों कोई भी देश जो है वो खुद का नेविगेशन सिस्टम या नौवहन प्रणाली जो है वो डेवलप करना चाहता है।
तो चीन ने भी अपना डेवलप करना शुरू कर दिया था और 2018 के अंदर चाइना का ये जो बेदू है ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया 2018 के अंदर, यानी कि उसके 24 जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च हो गए। और चाइना का प्लानिंग है कि वो आगे चल करके और मोर देन 33 जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च करें। अभी हमने बात करी यूएसए के कितने सैटेलाइट है जीपीएस के, तो अभी 32 ही हैं, ठीक है। और चाइना क्या प्लानिंग कर रहा है, 33 को लॉन्च करेगा और उसके बाद में और भी सैटेलाइट जो है नेविगेशन सैटेलाइट्स उनको लॉन्च करेगा बेदू के अंतर्गत। और पाकिस्तान जो है वो बेदू द्वारा जो ग्लोबल नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही थी उनको एक्सेस करने वाला या उनको लेने वाला पहला कंट्री बना था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं नाविक के बारे में, जो हमने बात करी थी कि पांच जो है नौवहन प्रणालियां हैं विश्व के अंदर मुख्यतः, जिनके अंदर जीपीएस हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं नाविक की, जो इंडिया का है, ठीक है। नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इस चीज को समझना। ये जो कॉन्स्टलेशन है इस शब्द का मतलब होता है नक्षत्र। नक्षत्र बोले तो क्या? नक्षत्र बोले तो तारों का समूह, ठीक है, उसे कहा जाता है नक्षत्र। यहाँ पर तारों से तात्पर्य क्या है? तो हमारे जो नेविगेशन सैटेलाइट होंगे, ठीक है, जो उपग्रह होंगे उनकी बात करी गई है। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन ये क्या है? ये है नाविक। ये भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। इस शब्द पर ध्यान देना, क्षेत्रीय, रीजनल। बाकी जो भी थे चारों वो ग्लोबल थे, ठीक है, वो पूरे पृथ्वी पर नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन ये जो है ये रीजनल है, क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय कैसे है, क्या है इसकी सीमा, कितनी इसकी रेंज है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। इसका पूरा नाम क्या है या अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो नाविक को IRNSS भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर इसके अंतर्गत क्या किया गया है? तो नाविक के अंतर्गत जो है भारत की जो मेनलैंड की सीमा है, मुख्य भूमि की जो सीमा है, उससे 1500 किलोमीटर की रेंज तक नौवहन की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। इसीलिए अपन ने क्या कहा, ये रीजनल है, क्षेत्रीय है, ठीक है, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया से, अगर ये इंडिया है तो इससे 1500 किलोमीटर इस तरफ और 1500 किलोमीटर इस तरफ की जो एरिया है, उस पूरे एरिया को कवर करते हुए नेविगेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इस प्रणाली के अंतर्गत या इस सिस्टम में, हमारे नाविक के सिस्टम में अभी तक 8 उपग्रह, 8 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर हैं और 5 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है, भूतुल्यकालिक कक्षा में है। चलिए एक चीज ध्यान करना, जब हम बात कर रहे थे मध्य भू कक्षा की, उस वक्त मैंने बात की थी कि भाई सामान्यतः मध्य भू कक्षा में नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। वहां पे आपको एक चीज बोली थी कि अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? तो नाविक, ठीक है, IRNSS जो है वो इसका अपवाद है कि हमने जो नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं वो कहां पर लॉन्च किए हैं? तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किए हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना कि कक्षा के आधार पर जो सैटेलाइट्स हैं कि कैसा सैटेलाइट कौन सी कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, ये कोई सटीक वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास में पावरफुल इक्विपमेंट्स हैं जो उस काम को और ऊंचाई से कर सकते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप सैटेलाइट को जो है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर या मिड अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही रखो। आप उस सैटेलाइट को जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी डाल सकते हो। देखो अपन ने बात करी, जैसे जीपीएस प्रणाली जो है वो किस हाइट तक या किस एल्टीट्यूड तक उनके सैटेलाइट्स को भेजा गया है, तो उन्हें भेजा गया है 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। अपन ने बात की थी कि मेनली जो नौवहन प्रणाली के उपग्रह होते हैं उन्हें 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास लॉन्च किया जाता है। तो जीपीएस जो है उसे 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया है, समझ लो, मध्य भू कक्षा में, मिड अर्थ ऑर्बिट में। अब हमारे जो सैटेलाइट हैं वो इतने पावरफुल हैं, हमने उसको इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप कर रखा है, वो सैटेलाइट 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई से भी वो काम कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, समझ रहे हो चीज को। तो कोई ये कंपल्शन नहीं है कि सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट यही ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन आप यहाँ से इस सैटेलाइट के थ्रू भी करवा सकते हो, अगर आप वो इनफ पावरफुल है तो। समझ गए इस चीज को, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारी जो नाविक प्रणाली है इसमें अभी 8 उपग्रह जो है उनको प्रक्षेपित किया गया है। 3 कौन से हैं? तो 3 भूस्थिर कक्षा के अंदर हैं और 5 जो है वो भूतुल्यकालिक कक्षा के अंदर हैं, ठीक है। चलिए
अब इसको देखते हैं, इसका ये डायग्राम है, कैसे थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो ये डायग्राम थोड़ा सा पुराना है क्योंकि इसके अंदर 8वां जो सैटेलाइट है वो कुछ समय पहले ही इसको लॉन्च किया गया है। ये 7 सैटेलाइट को दिखाने वाला डायग्राम है, पर हमें इसको समझना है तो उसे देखते हैं हम। देखो ये आप देख रहे हो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। हमने बात करी ये क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है ना। और हमने ये भी बात करी कि इसके अंतर्गत कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, तो 8 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 3 भू स्थिर कक्षा में यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर प्रक्षेपित किए गए हैं। समझ रहे हो चीज को? तो ये जो 3 आपको ब्लैक कलर के सैटेलाइट दिख रहे हैं, ये कौन से हैं? तो ये भू स्थिर कक्षा में जो हमने हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं वो हैं। और हमने बात करी 5 जो सैटेलाइट हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर भूतुल्यकालिक कक्षा में हमने लॉन्च किया है। तो वो कौन कौन से हो गए? तो वो ये 4 हो गए और एक अभी हमने और लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, सारे के सारे सैटेलाइट यहाँ पर है नाविक के, और इनके द्वारा भारत से 1500 किलोमीटर इस तरफ और 1500 किलोमीटर इस तरफ का जो क्षेत्र है इसमें नौवहन की सुविधा या सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती हैं। समझ गए भी चीज को? तो ये सारे के सारे इस पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, ये पूरी पृथ्वी को कवर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए आपको कितने सैटेलाइट मिनिमम चाहिए? 24, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो हमारी नाविक प्रणाली है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इसका नाम या ये क्या सिस्टम है अपने आप में ही बता रहा है, ये नौवहन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है, तो ऑब्वियसली इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा? नेविगेशन सर्विसेज के लिए किया जाएगा। तो टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, या फिर आपकी एरियल, और या फिर आपकी मरीन नेविगेशन, किसी भी प्रकार का नेविगेशन हो सकता है, समुद्री हो सकता है, हवाई हो सकता है, या स्थलीय नेविगेशन हो सकता है। इससे क्या तात्पर्य है? देखो आप जीपीएस ऑन करके और चलते हो, रास्ता ढूंढते हो, वो सारा का सारा क्या है? वो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन है, ठीक है। हमारे जो हवाई जहाज हैं जब वो हवा के अंदर उड़ते हैं तो उनको हवा के अंदर जो नेविगेशन या जो रास्ता बताया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है? वो आपका एरियल नेविगेशन हो गया। और समुद्र के अंदर जो जलयान हमारे चलते हैं, ठीक है, उनको नेविगेशन के लिए जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उन्हें मरीन नेविगेशन कहा जाता है। उसके बाद में इसका अगला एप्लीकेशन कहाँ पर है? तो मैपिंग में, मानचित्रीकरण के अंदर और जियोडेटिक डेटा गैदर करने के अंदर, ठीक है, कि भूमि से रिलेटेड जो भी डेटा है हमारे पास में, आंकड़े हैं, उन्हें इकट्ठा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मैपिंग करने के अंदर आपने देखा होगा, जैसे ओला उबर आप यूज करते होंगे एप्लीकेशंस, उसके अंदर आपको रास्ते जो है वो क्लियरली दिखाई देते हैं कि नहीं देते? वो क्या किया गया है, ठीक है, रोड्स दिखाई देती हैं, वो मैपिंग की गई है, ठीक है। यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर जाकर वो रोड बंद हो रही है, यहाँ पर नेशनल हाईवे है, यहाँ पर स्टेट हाईवे है, ठीक है, यहाँ पर रेलवे लाइन है, वो सारा का सारा क्या है? तो वो मैपिंग है। समझ गए चीज को? उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, आपदा प्रबंधन के अंदर, ठीक है। आपदा प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, आपके नेविगेशन सैटेलाइट्स और आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आप हर प्रकार के सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, अभी अपन ने बात करी, हमारे मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो मैप को यूज करती हैं, नेविगेशन को यूज करती हैं, वेदर इट इज गूगल मैप्स हो गया, आपके जोमेटो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, इस तरीके की जो भी एप्लीकेशंस हैं वो क्या करती हैं। और भी कई एप्लीकेशंस होती हैं जो आपकी लोकेशन को यूज करती हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा। तो वो सारी की सारी जैसे गूगल पे है, वो हमेशा आपकी लोकेशन मांगता है, तो ये सारा का सारा क्या है? ये इसी का ही पार्ट है या इसी का ही एप्लीकेशन है। उसके बाद में है प्रिसाइज टाइमिंग। प्रिसाइज टाइमिंग मतलब समय की सटीकता का पता लगाने के अंदर। समय की सटीकता क्यों जरूरी होती है? देखो ये एक्चुअली थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना कि समय का निर्धारण किया जाता है एटॉमिक क्लॉक्स द्वारा, ठीक है, और वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए, बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? स्पेशली ये जो है, ये चीजें कहाँ पर यूज होती हैं? ये आपके एटीएम्स के अंदर यूज होती हैं, या पावर ग्रिड्स जो होते हैं, पावर ग्रिड, वहां पर यूज होता है। एटीएम के अंदर कैसे? देखो होता क्या है कि एटीएम से, अगर आप किसी एक एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी की बात है, इसलिए है यहाँ कि हैकर्स जो हैं वो बहुत एडवांस होते हैं। ये आप और मैं जैसे सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, हैकर्स के लेवल की बात है। तो होता क्या है, हमारे बैंकिंग सिस्टम में या एटीएम के अंदर आपने एक ट्रांजेक्शन किया, सपोज करें वो ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली 10 बजे हुआ, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन हुआ एग्जैक्टली 10 बजे, और उसमें आपने 10,000 रुपए जो है वो विड्रॉल किए। अब मान लो
ये एटीएम से नहीं होकर के, और ये ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका ऑनलाइन या किसी और तरीके से, अगर सेम ही आपके अकाउंट के अंदर मान लो 10,000 रुपए ही थे और आपने वो इस टाइम पर जो है उनको विड्रॉल कर लिया, और सेम ही टाइम पर आपने दूसरी जगह से ऑनलाइन या किसी और प्रकार से एक और ट्रांजैक्शन किया, जो जस्ट 1 सेकंड बाद में था, 1 सेकंड भी नहीं कह सकते आप, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद में था, ठीक है, ये सारा का सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए अपन थोड़ी सटीकता की बात करें तो जस्ट इसके बाद में था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में था। और अगर ये वाला ट्रांजैक्शन आपका प्रॉपर टाइम पर रजिस्टर नहीं हुआ है, तुरंत प्रभाव से अगर ये रजिस्टर नहीं हुआ है, इसी टाइम पर एग्जैक्टली रजिस्टर नहीं हुआ है, तो होगा क्या कि आपके अकाउंट के अंदर वो बैलेंस अभी तक डिडक्ट हुआ नहीं दिखाएगा, आपका अकाउंट के अंदर वो पैसे जो निकल गए थे वो फिर भी शो कर रहा होगा सिस्टम, और यहाँ पर दूसरा ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, फ्रॉड किए जा सकते हैं, एटीएम के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो समय की सटीकता बहुत लेवल पर, पावर ग्रिड्स के अंदर बहुत ज्यादा सटीकता की इसकी जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे लेवल हैं जहां पर, या ऐसी जगह हैं जहां पर आपको टाइम की प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगला है व्हीकल्स की ट्रैकिंग में, फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, नाविक का। कैसे, देखो एक्चुअली इस चीज को समझना कि है क्या कि हमारे को नाविक को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है, वो जस्ट आगे हम देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे उसको। बस यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझना कि ये हमारी नौवहन प्रणाली है, हमारा नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। तो जिसके तहत क्या कर सकते हैं कि हम हमारे हिसाब से चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, हमारे हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं कि नेविगेशन जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सेगमेंट कौन होगा, तो वो इंडिया होगा, वो यूएस एयरफोर्स नहीं होगी। ये पॉइंट जो है आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा, चलिए, ठीक है। और फ्लीट से तात्पर्य होता है, देखो हमारे जो जलयान है, जो युद्धपोत हैं हमारे, ठीक है, जैसे विक्रमादित्य हो गया या जो विक्रांत हो गया, दूसरे हमारे जो युद्धपोत हैं वो। तो फ्लीट जो है या हमारा जो युद्धपोत जो समुद्र के अंदर गति कर रहे होते हैं, सैन्य युद्धपोत हैं, तो उनकी गति, उनकी लोकेशन जो है, क्योंकि जीपीएस के माध्यम से अगर आप उनको कोई फीड दे रहे हो, कोई आपको अगर उनको कमांड देनी है या कुछ भी चीज है, तो हमेशा ये रिस्क बना रहेगा कि यूएस एयरफोर्स जो है उसके थ्रू ये चीजें जा रही है, या ये जो लोकेशन है ये यूएस एयरफोर्स को डेफिनेटली पता होगी, ठीक है। तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नाविक जो है हमने डेवलप किया है, जिसके द्वारा हम व्हीकल्स की ट्रैकिंग जो हम जीपीएस के अंदर करते हैं नॉर्मली, ठीक है, जीपीएस द्वारा जो हमारे को सुविधाएं मिलती है वो सारी की सारी इसके अंदर भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फ्लीट मैनेजमेंट है वो सारा का सारा इसके अंतर्गत किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, कि इसका क्या महत्व है, कि नाविक डेवलप करने की हमको जरूरत क्यों पड़ी। देखो बात यह है कि इंडिया जो है एक उभरती हुई विश्व शक्ति है, भले मानो और चाहे नहीं मानो, लेकिन एक समय लगेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत एक दिन महाशक्ति जरूर बनेगा। और उसके लिए आपको समय रहते जो है आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आत्मनिर्भर होना हर क्षेत्र में जरूरी है। इवन डिफेंस हो, भले वो स्पेस हो, भले वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, किसी या सर्विस सेक्टर हो, हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर हमें आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, या स्पेस स्पेस सेक्टर के अंदर हमें आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास में हमारी नेविगेशन प्रणाली नहीं है तो हम किस पर डिपेंडेंट हैं, हम हमेशा जीपीएस पर या किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहेंगे, और वो दूसरा देश अगर हमारे साथ खिलवाड़ कर दे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझो आप कि जैसे यूएसए है, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई घटना होती है कि हमारा यूएसए के साथ ही टकराव हो जाए, ठीक है, या यूएसए का कोई अलाइड कंट्री है उसके साथ हमारा टकराव हो जाए और युद्ध की नौबत आ जाए वहां पर, तो हम, क्या आपको लगता है या क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर ये रिस्क नहीं होगा कि यूएसए की एयरफोर्स के माध्यम से जो हमें जीपीएस सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं हमारी आर्मी को, या फिर हमारी जो फ्लीट्स हैं, जो युद्धपोत हैं उनको, ठीक है, क्या उसके अंदर छेड़खानी करने की संभावना नहीं है, या कोई गड़बड़ करने की संभावना नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, आपको आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो सबसे उसी से आपके बहुत सारी चीजें निकल कर गई। सबसे पहला तो यह है कि डेटा सिक्योरिटी, आपकी डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस लेक्चर को आगे हम, इस टॉपिक को आगे हम कभी कवर करेंगे या क्लास के अंदर हम कवर करेंगे कि डेटा जो है वो वर्तमान समय में सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा, ठीक है, कि डेटा के माध्यम से आज गूगल आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपसे ज्यादा बेहतर जानता है, और ये सच है। आप दूसरा मूव, सेकंड मूव क्या लेने वाले हो, किस परिस्थिति में आप कैसा बिहेव करोगे,
गूगल को आपसे बेहतर पता है, और ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। और यही सबसे डराने वाली बात है कि आपकी डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर हम हमारी सारी की सारी लोकेशन, अगर हम जीपीएस को यूज कर रहे हैं, सपोज करना मैं जीपीएस यूज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो जीपीएस यूज कर रहे हैं, हमारी आर्मी के जो पर्सनल्स हैं या हमारी आर्मी की ऐसी विंग्स हैं, ठीक है, या ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारे हैवी आर्टिलरी है, सारे के सारे, ठीक है, हथियार हैं, अगर उनके अंदर कहीं ना कहीं से जीपीएस यूज हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक रिस्क है कि यूएस एयरफोर्स को उन सारों की लोकेशन पता रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है, हमारा डेटा चोरी होने की संभावना रहेगी, ठीक है। हमारा डेटा, हमारी सारी की सारी जानकारी उन्हीं के थ्रू आ रही है कि हमारी अभी ये लोकेशन कहाँ पर है, क्या चीज़ है, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारा डेटा हमारे पास सेफ रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी खुद की नौवहन प्रणाली डेवलप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि नाविक हमने डेवलप किया है, इससे क्या फायदा होगा, पहला तो डेटा सिक्योरिटी, उसके बाद में दूसरा जो है सेल्फ रिलायंस इन नेविगेशन, हम जो है नौवहन में के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कल को कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि युद्ध की परिस्थिति बन रही है, युद्ध की स्थितियां बन रही है, तो हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा, या हमें किसी भी प्रकार का ऐसा रिस्क नहीं रहेगा कि नौवहन प्रणाली के अंदर हमारे साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाए, ठीक है। चलिए, और ये जो सेल्फ रिलायंस है ये सिविलियन लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल पर भी दोनों जगह पर काम करता है, ठीक है। अब देखो कैसे इस चीज को और समझना थोड़ा सा, कि हमारे प्रधानमंत्री या कोई और आप ये कह सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट पर्सनल्स हैं उनकी लोकेशन क्या जीपीएस के माध्यम से ट्रैक नहीं की जा सकती। अगर आप जीपीएस इनेबल्ड कोई सर्विस यूज कर रहे हो या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमेशा ये डर रहेगा कि उसकी लोकेशन जो है उसको ट्रेस किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो कि अपनी खुद की बना लो, ठीक है, ताकि उसको कोई ट्रेस नहीं कर सके। चलिए, इसके बाद में फॉर बेटर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, जो हमारे सीमा क्षेत्र है, ठीक है, उनकी अच्छे से सुरक्षा हेतु और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए अगर हमारा खुद का सिस्टम होगा तो हम उसको प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे, जहां पर भी हमको यूज करना होगा उस हिसाब से हम हमारे रिसोर्सेज को, सैटेलाइट को जो है वो यूटिलाइज करेंगे या फोकस करेंगे। उसके बाद में भू सर्वेक्षण करने में, लैंड सर्वे करने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, मैंने आपको बताया था। रोड्स हो गई, फॉरेस्ट हो गए, बहुत सारी जो चीजें हैं वो उनके द्वारा की जा सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद में हाँ, अगला इसका सिग्निफिकेंस जो है ये इस चीज को समझना कि जो सार्क कंट्रीज हैं, हमने बात करी थी कि नाविक की रेंज क्या है, तो भारत से 1500 किलोमीटर के जो दायरा है भारत की सीमा से, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर इस तरफ और 1500 किलोमीटर उस तरफ का जो दायरा है उसके अंदर ये नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। तो ये क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तो ये साउथ एशियन क्षेत्र हो जाता है हमारा। तो साउथ एशियन क्षेत्रों के अंदर कौन सा एक ग्रुप है जो काम करता है, वो है सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क जो देश है उनमें भारत का एक कद जो है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा कि भाई आप नेविगेशन प्रणाली है आपकी खुद की, आप उनको डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन जो है वो कर सकते हो। जैसे साइक्लोन आया तो आप उनको पहले से सूचना दे सकते हो, जो हिंद महासागर के कंट्रीज हैं उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि भारत की कद के अंदर वृद्धि होगी। फिर अगली बात है रेवेन्यू के अंदर वृद्धि होगी। रेवेन्यू में वृद्धि कैसे होगी, देखो अभी जो हम जीपीएस सर्विसेज यूज करते हैं ये फ्री फोकट में नहीं मिलती है, इसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो पहली चीज तो वो पेमेंट हमको बाहर नहीं करना पड़ेगा, हम हमारे घर में ही हमारी वो कहते हैं ना सेल्फ सर्विस है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि हम दूसरे जो रीजनल और दूसरे कंट्रीज हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, और अगर सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे तो बदले में क्या होगा, हमारे को रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये नाविक था, इंडियन रीजनल IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसके बारे में हमने बात करी और उसकी फिर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की भी बात करी। चलिए, अगली हम बात करते हैं गगन की। ये गगन क्या है, इसको भाई गगनयान से मिसअंडरस्टूड मत करना, ये गगन एक अलग सिस्टम है। गगन क्या है, इसकी फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, कि ऐसा नेविगेशन सिस्टम जिसके अंदर जीपीएस द्वारा जो सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स या फिर आपका जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं उनके माध्यम से आवर्धित करके यूज किया जाए, ठीक है। ऐसा नेविगेशन सिस्टम या नौवहन प्रणाली जिसमें जीपीएस संकेतों का आवर्धन किया जाए, ठीक है, उनका ऑगमेंटेशन किया जाए, किसके माध्यम से, जो हमारे सैटेलाइट कुछ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किए गए हैं उनके माध्यम से। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका गगन। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इसरो का और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसरो और AAI का जॉइंट प्रोग्राम है, संयुक्त परियोजना है ये उनकी। उसके बाद में इसके बारे में बात करें तो गगन क्या है,
तो गगन एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी प्रणाली है जिसमें उपग्रहों व ग्राउंड स्टेशंस के माध्यम से जीपीएस संकेतों का उन्नयन किया जाता है, ऑगमेंटेशन किया जाता है, उन्हें आवर्धित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी क्वालिटी में और उनकी प्रिसीजन के अंदर, उनकी सटीकता और गुणवत्ता के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, कैसे होती है, क्या होती है, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, और इससे क्या फायदा होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि इंडिया का जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर इंडिया वायुयानों को नौवहन की सुविधा उपलब्ध करवाता है, ऐसा एक उड़ान क्षेत्र भारत के ऊपर का जो एयर स्पेस है जहां पर इंडिया द्वारा नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके अंदर हम जो नेविगेशन सर्विसेज हैं उनको और बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवा सकेंगे और सटीक रूप से प्रोवाइड करवा सकेंगे। कैसे, इस चीज को समझते हैं। देखो ये डायग्राम अपने आप में बता रहा है, सबसे पहले तो इस चीज को ये समझो, ये है आपके ग्राउंड स्टेशन। हमने बात करी थी गगन क्या है, तो उपग्रहों का और ग्राउंड स्टेशन से युक्त एक प्रणाली है। ये है सारे के सारे आपके ग्राउंड स्टेशंस, ये सारे के सारे, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में ये चीज देखना, ये है आपकी जीपीएस सैटेलाइट्स या नाविक सैटेलाइट्स, आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पर हम क्योंकि मेनली अभी तक जीपीएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि गगन के अंदर हम किसको यूज कर रहे हैं, तो जीपीएस सिग्नल्स को ही यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं जीपीएस सैटेलाइट्स ही। ये है हमारे जीपीएस सैटेलाइट जिनके माध्यम से हमारे को जीपीएस या नौवहन की जो सुविधा है वो प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये कहाँ पर लॉन्च किए गए हैं आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जीपीएस सैटेलाइट जो है वो मिड अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किए गए हैं। समझ रहे हो चीज को, ठीक है। अब इनसे जो हमें संकेत प्राप्त होते हैं, सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, हम उनको और बेटर करना चाहते हैं, उनकी क्वालिटी और उनकी सटीकता को और बढ़ाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करें, हमने क्या किया कि हमारे कुछ सैटेलाइट जो हैं उनको लॉन्च कर दिया। ये है आपका जीसैट, याद करो आपको बताया था भाई जीसैट क्या होता है, ठीक है, जीसैट 8, ये है जीसैट 10 और ये है जीसैट 15। ये हमने कुछ हमारे सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं, और जिनके माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, नौवहन की जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त कर रहे हैं। समझ गए भी चीज को। तो अब क्या होता है कि जो जीपीएस के माध्यम से हमको सिग्नल प्राप्त हो रहे थे, अब उनके अंदर हम इनके सिग्नल्स को भी ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या हो जा रहा है कि प्रिसीजन जो है वो बढ़ जा रहा है। इसको एक सिंपल तरीके से आप समझो कि भाई कोई बात है जो आपको दो लोगों ने आकर के बोली, ठीक है, और दो लोग सामान्य लोग हैं, उन्होंने आकर के बोली, तो उस बात की सटीकता कितनी है, सामान्य एक सटीकता है, आप मान सकते हो हाँ ऐसा हुआ होगा। वहीं पर आपके दो खुद के व्यक्ति या जानकार व्यक्ति जो है, 2 या 3 व्यक्ति, वो भी साथ में आकर के आपको बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तो क्या होगा, उस चीज की सटीकता जो है या उस चीज की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाएगी। कोई चीज आप खरीद रहे हो, दुकानदार तो सारी चीजों को ही अच्छा बोलता है, अरे भाई साहब बेस्ट क्वालिटी है, ये है वो है, इससे बढ़िया फैब्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो तो बोलता ही है। तो क्या हम उसकी बात पर भरोसा करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हमारे को कोई ऐसा इनपुट मिल जाए, ठीक है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है जिसने वो चीज पहले परचेज कर रखी है, तो वो बोलते कि नहीं यार चीज अच्छी है, तो क्या हुआ कि वो आपकी जो सूचना है उसकी क्वालिटी बेहतर हो गई, ठीक है, आवर्धित हो गई। तो इसी प्रकार से गगन में क्या किया जाता है, तो गगन में जो जीपीएस सिग्नल्स हैं उनको जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो आपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उनके माध्यम से ऑगमेंट किया जाता है, आवर्धित किया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी और सटीकता बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, तो हमारे जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वायुयानों का जो परिवहन है उसके अंदर हमारे को और बेहतर सिग्नल जो है वो प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गगन की सिग्निफिकेंस की या एप्लीकेशंस की, कि भाई गगन जो है इसका कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला एज यूजुअल हमने बात करी थी भी गगन जो है वो किसने डेवलप किया है, तो इसरो ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक यूज कहाँ होगा, वो एयर ट्रैफिक नेविगेशन के अंदर होगा। ठीक है, कि जो हमारे वायुयान है उनको जो नौवहन की सुविधा उपलब्ध करवानी है उनके लिए इसका उपयोग होगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा जो है वो है जेमिनी ऐप के अंदर, इस चीज को समझना, जेमिनी ऐप के अंदर भी नाविक का उपयोग गगन का उपयोग किया गया। जेमिनी ऐप क्या है, गगन इनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। इस चीज को समझो, एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मछुआरे हैं, ठीक है, वो जब समुद्र के अंदर जाते हैं, देखो वो कोई बहुत अमीर नहीं है हमारे मछुआरे, ठीक है, सामान्य या गरीब फैमिली के होते हैं वो, उनके पास में कोई बड़ी बड़ी बोट या टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं होते,
तो सामान्य बोट के द्वारा जो है मत्स्यन करने के लिए समुद्र के अंदर निकल जाते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर ज्यादा आगे आ गए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन कई बार उनको एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है, ठीक है, या वो कौन सी जगह क्रॉस कर गए हैं। तो मछुआरों की सहायता के लिए जो है एक जेमिनी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की गई है, गगन इनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि जो समुद्र के अंदर लोग जाते हैं या जो मछुआरे जाते हैं उनके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है, ठीक है, जो गगन प्रणाली का यूज करता है और नेविगेशन और इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो नाविक जो है, नाविक क्या, गगन जो है उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, जेमिनी एप्लीकेशन के अंदर किया जा रहा है। उसके बाद में अगला है हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके अंदर एक्चुअली टारगेट को लॉक करने के लिए जो सिस्टम है वो सैटेलाइट को यूज करता है, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड उसके अंदर टारगेट लॉकिंग सिस्टम है। तो वो सैटेलाइट कौन से यूज किए जाते हैं इसके अंदर, तो वो गगन इनेबल्ड जो सैटेलाइट्स हैं आपकी उनको यूज इसके अंदर किया जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जो सर्वे होता है उसके अंदर भी गगन को यूज किया गया है। एक्चुअली कर्नाटक का जो वन विभाग है उसने अपने फॉरेस्ट सर्वे करने के लिए गगन जो है इसकी मदद ली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखे नौवहन प्रणाली के उपग्रह और उनके अंदर वैश्विक स्तर पर कौन कौन से उपग्रह प्रणालियां काम कर रही हैं या सैटेलाइट काम कर रहे हैं उनके बारे में बात की। फिर इंडिया के अंदर जो नाविक या IRNSS जो कार्य कर रहा है और गगन जो एक अलग सी चीज है उसके बारे में हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष अनुसंधान या स्पेस एक्सप्लोरेशन या स्पेस रिसर्च से संबंधित जो भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं उनके बारे में। थैंक यू।